गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 का वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमने कुछ ग्रुप्स याद किए हुए थे, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ग्रुप 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ऐसे ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम। ऐसे ही हम लोगों को ट्रांजिशन एलिमेंट की इस चैप्टर में जरूरत नहीं है, तो हम लोग ग्रुप 13 में बोरॉन, इसको हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। हमारे लिए हाइड्रोजन वाले ग्रुप में अगर हम लोग कहें तो ये क्या होगा, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। ऐसे ही बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ग्रुप 13 को हम लोग याद करेंगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला, टी से थैलियम। ऐसे ही ग्रुप 14 क्या हो जाएगा, काशी गए संत प्रभु। ग्रुप 15 नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। बीआई से बिस्मुथ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मुथ। ग्रुप 16 ओल्ड स्टाइल से टी पीओ। ग्रुप 17 हो जाएगा, फिर कल बाहर आई आंटी। एंड ग्रुप 18 हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन एंड रेडॉन। तो अब ग्रुप वाइज हम लोगों को इलेक्ट्रॉन याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि ग्रुप 1 जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ग्रुप 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3 और ग्रुप 14 में 4 होंगे। ऐसे ही ग्रुप 15 जो नाइट्रोजन का नाना पार्टिकल सोलर विमान, इसमें 5 होंगे। ग्रुप 16 में 6 और ग्रुप 17 में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और ग्रुप 18 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे टोटल। तो ये बहुत जरूरी है, तभी हम लोग आगे के टॉपिक समझ पाएंगे। एक बार मैट्रिक वापस रिवाइज करा दे रहा हूँ। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टी पियो, फिर कल बाहर आई आंटी, हिलो ना अगर करना हो एक्सरे। ये नोबल गैस है, ग्रुप 18 को नोबल गैस बोलते हैं और इनर्ट गैस भी बोलते हैं। अब बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज बॉन्ड? तो बॉन्ड एक फोर्स होती है। बॉन्ड एक फोर्स होती है जो एटम्स को साथ में बांधती है या आयंस को साथ में बांधती है, जैसे कि वो मॉलिक्यूल बन पाता है। तो बॉन्ड इज एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स एन एटम और आयंस टुगेदर टू फॉर्म स्टेबल स्ट्रक्चर लाइक मॉलिक्यूल्स। मतलब कोई भी फोर्स जो एटम्स को या आयंस को टुगेदर हेल्ड कर पा रही है, एक साथ बांध पा रही है, जिससे जैसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बन पा रहा है, उसी को हम लोग बोल देते हैं बॉन्ड। अब बॉन्ड बहुत से प्रकार के होंगे, जैसे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक एक करके इस चैप्टर में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो बॉन्ड बनता क्यों है वो भी देख लेते हैं। तो बॉन्ड हमारा टेंडेंसी टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को पाने के लिए बॉन्ड बनता है, या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड करने के लिए, एक्वायर करने के लिए। मतलब जब भी एटम अकेला होता है तो इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है और ये अनस्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी के लिए वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, जिससे एनर्जी उनकी ओवरऑल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कम एनर्जी करने के लिए वो लोग बॉन्ड बनाते हैं। ये लास्ट एक पोस्टुलेट है कि वो इनर गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। मतलब सब लोग अपने लास्ट वैलेंस शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, इसी वजह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये 3 पोस्टुलेट्स है कि गेन स्टेबिलिटी के लिए, एक्वायर मिनिमम एनर्जी, या टू अटेन इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 रीजन है जिसकी वजह से वो बॉन्ड बनाना चाहते हैं सब एटम। अब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स। मतलब कि ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, मतलब एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर।
जैसे यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन ने अपना अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, शेयर किया, ये शेयर किया तो ये बन गया बॉन्ड। तो जहां पे शेयरिंग होती है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की उसको बोल देते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आखिरी वैलेंस शेल में 5 होते हैं, तो ये अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं और बना लेते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एक एग्जांपल और, जैसे कि H2O, तो यहाँ ऑक्सीजन ने दो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इसके पास 6 होते हैं वैलेंस शेल में, तो 2 शेयर कर दिए और टोटल हो गए 8। तो ऐसे इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर कर लिया। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, जिस भी बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है उसको बोलेंगे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, बस उसमें शेयरिंग जो होगी वो एक एटम द्वारा होती है। मतलब जैसे कि नाइट्रोजन ने NO2 जब बनाया होगा तो इसने अपना एक लोन पेयर पूरा पूरा ऑक्सीजन को क्या कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, ऑक्सीजन के साथ शेयर कर दिया। तो यहाँ पे खाली इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं वो सिर्फ नाइट्रोजन की तरफ से जा रहे हैं, इसी वजह से इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वेयर बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम जस्ट वन एटम। यहाँ नाइट्रोजन से आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे अमोनिया होता है, अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, वो डोनेट कर देगा हाइड्रोजन प्रोटॉन को और बना लेगा क्या, NH4 प्लस। तो यहाँ जो लोन पेयर जा रहा है वो किसके द्वारा जा रहा है, नाइट्रोजन द्वारा। हाइड्रोजन की इस बॉन्ड फॉर्मेशन कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन द्वारा ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो जब एक एटम करेगा तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल देता है, होता है ये भी एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड ही है। अब ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं हम लोग। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि सभी एटम क्या करना चाहते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में कम से कम रखना चाहते हैं। तो एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जिसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं हम लोग, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, टू हैव अ ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। मतलब वही कि इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। जब ट्रांसफर कर दिया तो ये आयंस बन गए और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हुई है और कंपाउंड बन गया NaCl। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बॉन्ड बन गया, इस वजह से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने सोडियम ने क्यों दे दिया इसको इलेक्ट्रॉन, कि इसका टोटल आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, 8 या 0। सेकंड शेल में इसके हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही क्लोरीन के सेकंड शेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एक्वायर कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से। तो दोनों ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए, इसी वजह से यहाँ ऑक्टेट रूल लगा। ऐसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड को देखें तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास थे, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने अपने अपने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, शेयर कर दिया। जब शेयर कर दिया तो वो अपने अपने, अगर इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे खाली क्लोरीन को, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैसे जब हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करेंगे तो भी इसके पास कितने हो गए, 2, डुप्लीट इसका पूरा हो गया। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है कि एटम या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाते हैं। और बॉन्ड क्यों बनाते हैं, कि उनको वैलेंस शेल पूरा करना होता है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, इसी को हम लोग ऑक्टेट रूल बोल देते हैं। अब वन बाई वन हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हम लोग को ऑक्टेट रूल और चेंजेस समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को बनाएंगे। तो हाइड्रोजन बहुत सिंपल है, सबसे पहले हमने 2 हाइड्रोजन है, तो इनके आउटर वो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो रख लेते हैं। तो फर्स्ट पीरियड से है, तो फर्स्ट ग्रुप से सॉरी, तो इसमें 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो बन गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे फ्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों लोग 1-1 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेंगे, क्योंकि 8 करने के लिए खाली एक ही चाहिए, तो हमने बना दिया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन बिलोंग करता है ग्रुप 16 को, तो इसके पास टोटल ग्रुप इलेक्ट्रॉन होंगे 6 होंगे, तो ये 2-2 शेयर करेगा 8 करने के लिए, वो बना लेगा O2। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 2 4 2 6 2 8, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 है। ऐसे ही लोन पेयर, अब जितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका आधा होगा लोन पेयर, क्योंकि पेयर में है तो पेयर, तो वैसे भी तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए नॉन बॉन्डिंग, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे 4। ऐसे ही हम लोग नाइट्रोजन का करते हैं। तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, तो 3 शेयर करेगा वो, तभी तो 8 होंगे उसके, ऑक्टेट रूल पूरा होगा। तो 5 हमने ऐसे बना लिया जैसे वो 3 शेयर कर सके।
तो अब देखिए इसमें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो टोटल 2 तो 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल 4, और लोन पेयर टोटल देखेंगे तो लोन पेयर टोटल 2। ऐसे ही क्लोरीन का, तो क्लोरीन में भी 7 होते हैं, तो इसको खाली एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत है 8 करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, 2। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 12, और लोन पेयर 6। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का आधा होगा लोन पेयर। अब हम लोग हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना सीखेंगे। अभी तक जो हम लोग सीख रहे थे वो सब सेम होमो एटॉमिक थे, मतलब सब दोनों सेम ही थे। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ दोनों एटम सेम है, फ्लोरीन भी दोनों एटम सेम है, नाइट्रोजन में भी। पर अब हम लोग सीखेंगे हेट्रो एटॉमिक, वहां डिफरेंट जब एटम हो जाते हैं। तो HCl को तो अभी बनाया था हमने, HCl हाइड्रोजन में एक, क्लोरीन में। अब हेट्रो एटॉमिक में भी ज्यादातर डॉट और क्रॉस वर्ड यूज, क्रॉस स्ट्रक्चर यूज करते हैं, क्योंकि जैसे कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन को दर्शा सके। तो इसमें हम लोग देखेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6, और लोन पेयर तो 3। नेक्स्ट है हमारा CO2। CO2 को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, ऑक्सीजन के पास होते हैं कितने, 6, तो इसको 2 चाहिए होंगे। ऐसे दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 ही होंगे, इसको भी 2 चाहिए होंगे। तो ऐसे करके ये टूल बनेगा। तो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो डबल बॉन्ड बना ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। तो कार्बन अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर देखेंगे, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितने होंगे, 0, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं गया जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो टोटल कितने होंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए 8। और लोन पेयर सेंट्रल एटम पे, क्योंकि जब हमारे हेट्रो एटॉमिक होता है तो हम लोग फिर सेंट्रल एटम पे निकाला करते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर सेंट्रल एटम पे कितना होगा यहाँ पे, 0। नेक्स्ट है हमारा बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड बेरियम ग्रुप 2 को बिलोंग करता है, तो यानी इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। और क्लोरीन, क्लोरीन के पास होते हैं कितने, 7। तो हमारा बॉन्ड कुछ इस तरह से बनेगा। अब सेंट्रल एटम पे यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लोन पेयर सेंट्रल एटम पे कितना हो जाएगा, 0। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे, 4, 1 2 3 4। ऐसे CCl4 का 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के कंबाइन करेंगे 4 क्लोरीन एटम के साथ। वैसे 4 बॉन्ड बन जाएंगे। तो CCl4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब कार्बन पे देखेंगे तो लोन पेयर यहाँ पे भी क्या होगा, 0। ऐसे अब अमोनिया की बात करेंगे, तो अमोनिया के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, और वो हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी हम लोग ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर नहीं सीख रहे हैं, तो अभी आपको खाली लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखना है, तो उसमें अभी शेप उसके बारे में चिंता नहीं करिएगा। तो अब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर देखेंगे तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग में, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कोई पूछेगा तो 2 2 4 2 6, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ऐसे BH3 का बोरॉन, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और फॉर्मेशन होगा BH3 का। तो अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भी 0 लोन पेयर, लोन पेयर कितने, 0, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6। अब अमोनियम का बनाते हैं, तो अमोनियम अब डायरेक्ट हम बना रहे हैं, 3
नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ चुके हैं। अब लोन पेयर के बाद एक बचा है। अब चौथा हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि अगर बनाएंगे, सपोज मैंने यहाँ पर चौथा बना दिया ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचेगा 9। तो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 9। क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में बिलोंग करता है तो ये 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है, इसके पास खाली 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या बताया मैंने, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल में कि फर्स्ट पीरियड में खाली एस सब शेल होगा, सेकंड पीरियड में एस पी और थर्ड शेल में एस पी डी होता है। तो जो सेकंड पीरियड होते हैं वो खाली एस पी होते हैं, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन खाली इसमें 8 ही हो सकते हैं। हाँ, थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड के बाद जो पीरियड आ रहा है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पर सेकंड पीरियड खाली 80 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो इसी वजह से नाइट्रोजन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, चौथा हाइड्रोजन के साथ वो बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रख सकता है, खाली 8 ही। इसी वजह से जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन के साथ जाएगा और डोनेट हो जाएगा ऐसे। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अमोनियम के पास कितने हो गए देखेंगे तो, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और लोन पेयर अब बचेगा कितना, 0। लोन पेयर अब नाइट्रोजन के पास एक भी नहीं है। ऐसे ही BH4 माइनस। अब जब भी माइनस प्लस आएगा तो आपको इतना इजी ट्रिक में याद रखना है कि जब माइनस होगा तो आपको सेंट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है, और जब प्लस होगा तो एक सेंट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना है। एक्सेप्शन है कि ऑक्सीजन नहीं हो उसके साथ, अगर ऑक्सीजन होगा तो आपको यही सब माइनस वाली हरकतें ऑक्सीजन के साथ करनी होगी। वन बाय वन एग्जांपल में समझेंगे हम लोग। जैसे BH4 माइनस है तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, पर क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस एक इलेक्ट्रॉन और आ गया 4। यही मैं बता रहा था कि जैसे कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे एक ज्यादा कर देना पड़ेगा अगर माइनस लगा हुआ है। तो बोरोन में 3 होते हैं, पर माइनस की वजह से हमने 4 इलेक्ट्रॉन कर दिए, और चारों को आपको एक एक हाइड्रोजन से शेयर कर देना, क्योंकि हाइड्रोजन को खाली एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बन गया BH4 माइनस। अब इसमें लोन पेयर कोई पूछेगा तो लोन पेयर तो है नहीं, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया हुआ है, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कोई पूछेगा तो टोटल 8 हो गए, हर बॉन्ड के साथ 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही O3 का बनाते हैं। तो ऑक्सीजन, तो सबसे पहले 3 ऑक्सीजन हमने बना लिए, 3 ऑक्सीजन बनाते ही अब 2 ने तो अपने साथ डबल बॉन्ड बना लिया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड चाहिए होगा 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। अब मैं किसी को भी बॉन्ड को अगर डबल बॉन्ड जोड़ता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसे अगर मैंने सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, और इसके पास भी 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता हूँ, सपोज मैंने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया ऐसे, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे देखेंगे तो आपके पास इस वाले पे ऑक्सीजन पे ज्यादा हो जाएंगे। जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये अगर मैं ऐसे कर देता हूँ 9 10, इस पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और सेकंड पीरियड वाला 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। इसी वजह से हम लोग डबल बॉन्ड नहीं जोड़ सकते। और अगर मैं खाली सिंगल बॉन्ड जोड़ूंगा ऐसे तो भी इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब तो कहीं से भी तीसरा वाले ऑक्सीजन को हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो जब ऐसी डिफिकल्टी आ जाती है तो आपको वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा थर्ड ऑक्सीजन को। तो कुछ ऐसे 2 कोवेलेंट बॉन्ड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ओजोन का स्ट्रक्चर बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा। और बहुत सिंपल सा है, पहले आप नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जाए, और फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो नहीं हो रहे। तो अगर ज्यादा हो रहे हैं तो फिर आपको वहां कोवेलेंट बॉन्ड नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। क्या बताया मैंने, सबसे पहले आप नॉर्मल 8 इलेक्ट्रॉन वाला स्ट्रक्चर बनाइए, अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं तो आपको वहां कोवेलेंट बॉन्ड हटा के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब और एग्जांपल करते हैं, जितने एग्जांपल करेंगे उतने अच्छे से हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लियर होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा नाइट्रेट आयन का। तो इसमें क्योंकि माइनस है हो, हम जब मैंने कहा था कि ऑक्सीजन लगा होगा तो फिर हम लोग ऑक्सीजन पे ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे। तो सपोज 3 ऑक्सीजन, हमने 3 ऑक्सीजन बना लिए ऐसे, माइनस लगा था तो एक ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जैसे इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, पर यहाँ पे कितने हो जाएंगे 7, क्योंकि माइनस वन लगा था। ऐसे इसके पास कितने होंगे 6, उसके बाद भी 6, और नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 5। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि इस ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, खाली एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो ये एक बॉन्ड शेयर करेगा नाइट्रोजन के साथ। नेक्स्ट इस ऑक्सीजन के पास 6 है, तो ये 2 नाइट्रोजन के साथ शेयर करके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट में पूरा कर लेगा। बट अब अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता हूँ
इस वाले ऑक्सीजन के साथ अगर मैं डबल बॉन्ड बना देता हूँ तो टोटल नाइट्रोजन पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो फिर से जैसे मैंने कहा था सेकंड पीरियड में 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं रख पाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ वो कितने इलेक्ट्रॉन बना सकता है, एक बॉन्ड बना सकता है। अब एक बॉन्ड भी बनाएगा तो भी 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जब मैंने कहा था कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे ऑक्टेट से, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो एक बॉन्ड क्या बनाएगा, ये नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे ऑक्सीजन के पास, इस वाले ऑक्सीजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नाइट्रोजन के पास भी 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस वाले ऑक्सीजन पे देखोगे तो 8, और इस पे देखोगे तो 8। ऐसे हमारे टोटल कंपाउंड बन गया नाइट्रेट का। सिंपल सा है। क्या मैंने बताया, जैसे ही माइनस रहेगा तो आपको सेंट्रल एटम पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना होता है या घटाना होता है, माइनस और प्लस के हिसाब से। पर अगर यही ऑक्सीजन उसके साथ अटैच्ड होगा तो आपको ये चीज ऑक्सीजन में करनी होगी। तो माइनस लगेगा तो आप एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा करेंगे, और प्लस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे। तो यहाँ माइनस 1 था तो मैंने किसी भी एक ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, तो 6 की जगह 7 कर दिया। अब 7 हो गया तो उसको खाली एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो इस वजह से एक बॉन्ड बनाया। इस ऑक्सीजन के साथ मैंने 2 बॉन्ड बना दिए एज यूजुअल। बट पर जैसे मैं इसके साथ डबल बॉन्ड बनाने जाऊंगा तो वहां पे नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, जो चीज सही नहीं है। तो आपको वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ऐसे एक एग्जांपल और करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, कार्बोनेट का। अब कार्बोनेट में जैसे कि मैंने कहा 3 ऑक्सीजन दिख रहे, तो हमने एक कार्बन बना लिया और 3 ऑक्सीजन सिंपली बना लिए। अब 3 ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने कार्बन ऑक्सीजन पे बना लिए। अब कार्बन पे भी बना लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन मैंने बना लिए। अब मुझे दिख रहा है कि 2 माइनस है, तो 2 जगह माइनस है। जैसे मैं एक ऑक्सीजन में माइनस लगाता हूँ वहां पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, 6 की जगह 7 कर दिया। इस पे मैंने माइनस लगाया तो इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, 6 की जगह 7 कर दिया। और इसके 6 के 6 ही रहेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं लगा सकते, टू टोटल 2 ही माइनस चार्ज है। अब इसके पास, इस वाले ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो एक ही बॉन्ड बनाने वाला है। इसके पास भी 7 है तो ये भी एक ही बॉन्ड बनाएगा, पर इसके पास 6 है तो ये बनाएगा 2। तो टोटल स्ट्रक्चर कुछ हमारा ऐसा दिखाई देगा। तो ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बन गया CO3 2 माइनस। अब जब भी CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर आएगा तो आपको ऐसे ही बनाना है। और H2CO3 कहा जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जहां माइनस लगा वहां से एक हाइड्रोजन हमको जोड़ देना होगा। H2CO3 स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा। जैसे HNO3 का तो हमने अभी नाइट्रेट का बनाया था, यहाँ पे नाइट्रेट का बनाया था, एकदम सेम बनेगा। ऐसा कुछ हमने नाइट्रेट का बनाया था। अब यहाँ पे हमारा माइनस था तो आपको ये माइनस साइन हटाना है और हाइड्रोजन जोड़ देना वहां से। ये कुछ ऐसा बनेगा नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। क्या बताया, जैसे HNO3 का आएगा तो आपको सबसे पहले नाइट्रेट का बनाना है। अब ये माइनस दिख रहा है, इस आप माइनस को आप हटा देंगे, जैसे ही माइनस हटाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये फिर एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ, तो बन जाएगा नाइट्रिक एसिड। अब लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लिमिटेशन है कि इट अप्लाइज मेनली टू द सेकंड पीरियड एलिमेंट। मतलब क्या है इसका, कि जैसे मैंने कहा था कि थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट होगा, थर्ड पीरियड का जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, ये जब थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है या फोर्थ पीरियड के, ये सब क्या कर सकते हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी कभी रख लेते हैं। बहुत से मॉलिक्यूल्स में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनके पास देखने के लिए मिलेंगे। तो यानी कि जो ऑक्टेट रूल है वो सिर्फ सेकंड पीरियड के लिए ही एप्लीकेबल है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, LiCl, सेकंड हमारा पॉइंट है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो जैसे LiCl का एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो Li लिथियम है, तो लिथियम हमारा फर्स्ट पीरियड को आता है, तो इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एक बॉन्ड बनेगा, तो इसके पास टोटल क्लोरीन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, पर लिथियम पे देखें तो खाली सिर्फ 2 ही हुए हैं। लिथियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो इसका पास क्या, ऐसे भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन में ही स्टेबल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है। एक एग्जाम्पल और देखें तो BH3 का, बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑटोमोशन में, ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा इसे। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग यहाँ पे गिने तो 2
2 4 2 6। बोरॉन के पास सेंट्रल एटम पर मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरे हुए हैं, यानी यहाँ पे भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट देखने को मिल रहा है और मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ऑक्टेट रूल यहाँ पे फेल हो गया। ऐसे AlCl3 में देखेंगे तो भी एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है एल्यूमिनियम के, जो क्लोरीन के साथ शेयर हो गए। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन गिने तो 2 2 4 2 6, एल्यूमिनियम के पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आए, यानी कि यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल फेल हो रहा है। तो पहला पॉइंट क्या है, वो खाली सेकंड पीरियड में ऑक्टेट रूल एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब बहुत से मॉलिक्यूल्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखते हैं, तो कैसे स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए हमने पढ़ा है कि ऑक्टेट रूल फॉलो करने की कोशिश करते हैं सभी आइटम, और यहाँ पे LiCl BH3 AlCl3 में इनकम्प्लीट ऑक्टेट के बाद भी स्टेबिलिटी है। ऐसे ही ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो अगर हम लोग NO का स्ट्रक्चर बनाए, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन देंगे तो टोटल 2 4 5 6 7, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे, 7 इलेक्ट्रॉन। और टोटल मॉलिक्यूल पे देखेंगे, टोटल मॉलिक्यूल में देखें तो 3 4 3 7 9 2 11 इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऑड है। ऐसे हम लोग NO2 का एग्जांपल देखें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 2 बना लिए। अब आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, टोटल नाइट्रोजन के हो गए अब तक 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ऐसे क्यों, डबल बॉन्ड अगर बनाते हैं तो नाइट्रोजन 7 से 8 से इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख लेगा, जो कि ऑक्टेट रूल सेकंड पीरियड फॉलो नहीं करते हैं। सेकंड पीरियड 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते, इस वजह से यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें NO2 का, तो कुछ इस तरह के दिखाई देगा हम लोगों को। कोऑर्डिनेट को अगर हम कोवेलेंट में दिखाएंगे तो ऐसा दिखाई देगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन गिने इस पूरे मॉलिक्यूल में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 70 इलेक्ट्रॉन हो गए NO2 में। तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गया, जो ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल हमारा Cl2 का, क्लोरीन और ऑक्सीजन का। आप लोग भी साथ साथ में बनाते जाइए, आपको तभी समझ में आएगा अच्छे से। क्लोरीन 2 ऑक्सीजन बना लिए, ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ऐसे क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 1 7। ऑक्सीजन में ऑटोमोशल में 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना पा रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना पाएगा, क्योंकि क्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट नहीं है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी वो डबल बॉन्ड बना पाएगा। अब टोटल क्लोरीन अगर हम लोग गिनेंगे, इस पूरे मॉलिक्यूल में गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17 18 19 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल इसमें। ये भी क्या हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाइपर वैलेंट ऑक्टेट। हाइपर वैलेंट मतलब जैसे कि हमने देखा कि सेकंड पीरियड तो 8 से ज्यादा नहीं रख पा रहे थे, पर तो थर्ड पीरियड के होते हैं या फोर्थ पीरियड के होते हैं, वो 8 से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रख पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल PF5 का, तो फास्फोरस अगर हम लोग बनाते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में, 1 2 3 4 5। इसको अगर अच्छे से बनाते हैं हम थोड़ा सा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखिए तो फ्लोरीन 5 फ्लोरीन के साथ ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। फ्लोरीन को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था और फास्फोरस 5 थे, तो अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन गिनेंगे फास्फोरस में सेंट्रल एटम पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन रख लिए, जो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए 8 इलेक्ट्रॉन से। तो ये इसको बोलेंगे हाइपर वैलेंट ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट से ज्यादा हाइपर वैलेंट। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम रख रहा था, जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था AlCl3 या BF3, तो ये क्या हाइपोवैलेंट, ये क्या होंगे हमारे हाइपोवैलेंट। और ये क्या था, हाइपर वैलेंट, जहाँ पे सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रखा है। एक एग्जांपल SF6, तो यहाँ पे जैसे कि SF6 को एग्जांपल ले हम लोग, तो सल्फर के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6,
तो ये 6 फ्लोरीन के साथ जुड़ जाता है ऐसे। तो टोटल सल्फर पे अब इलेक्ट्रॉन गिरेंगे, इसमें भी आपको दिखेंगे 8 से ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12, जो 8 इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा। तो इसको हम लोग हाइपर वैलेंट स्पीसीज में काउंट करेंगे। किसमें? हाइपर वैलेंट स्पीसीज में। अब सल्फेट और क्लोरेट का बनाना है हम लोगों को, पर क्लोरेट का। तो सल्फेट का बनाते हैं, तो एस 4 ऑक्सीजन बना लिया उन्होंने ऐसे, और 2 माइनस है, मतलब 2 पे तो माइनस रहेगा, तो आउटर मोशन में अगर इलेक्ट्रॉन गिनना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 6 हो गए, और आउटर मोशन की वजह से एक 7 हो जाएंगे इसमें टोटल। ऐसे इसमें भी 7 हो जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे तो जिनके पास 7 है वहां पे डबल बॉन्ड बना सकता है, और ये सल्फर डबल बॉन्ड बना पाएगा क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है। अगर नाइट्रोजन होता तो यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सोचना पड़ता, पर क्योंकि ये थर्ड पीरियड है तो ये डबल बॉन्ड आराम से बना पाएगा। और जहाँ पे माइनस है वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को तो 8 ही चाहिए, तो 7 तो इसके पास पहले से, तो एक शेयर करेगा तो 8 हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहाँ पे आपने ऑक्सीजन माइनस लगा दिया वो फिर वो सिंगल ही बॉन्ड बनाने वाला है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का हम लोग कनेक्ट कर देंगे नॉर्मल सेंट्रल एटम से। बट अगर वो सेकंड पीरियड से होगा तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कहीं वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो नहीं रख दे रहा है, तो उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सल्फेट का कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दिखाई देगा। ऐसे क्लोरेट का, तो ClO4 1 माइनस, यानी एक ऑक्सीजन पे माइनस रहेगा तो वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, बाकी 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे, तो ClO4 माइनस ऐसा बन जाएगा। अब क्लोरीन भी इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन रख पा रहा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गिनेंगे हम टोटल में, तो 4 इधर हो जाएंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए क्लोरीन के पास। 14 इलेक्ट्रॉन टोटल सेंट्रल एटम में, जो 8 इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा है। पर क्योंकि इस थर्ड पीरियड को तो ये अपने वैलेंस शेल में रख सकता है, क्योंकि इसमें थर्ड पीरियड में देखेंगे तो एस पी और डी आ रहा है ना, इसी वजह से वो डी को भी यूज कर लेगा इस मॉलिक्यूल को बनाने में। नेक्स्ट हमारा है SnF3। ज्यादा से ज्यादा हम लोग एग्जाम्पल करेंगे उतने अच्छे से समझ में आ रहा है, तभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल कर रहे हैं। अब SnF3 को में इसमें दो हमको एटम दिख रहे हैं जो सेंट्रल एटम जो हो सकते हैं, तो ऐसे में जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वही हमारा सेंट्रल एटम बनता है। सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो सल्फर बीच में बनेगा, और नाइट्रोजन और फ्लोरीन हमने बना दिया इसे। टोटल सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑक्सीजन ग्रुप से आ रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक फ्लोरीन के साथ, एक दूसरे फ्लोरीन और तीसरे फ्लोरीन से चला जाएगा, और 3 चले जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे। ऐसे 3 बॉन्ड बन जाएंगे नाइट्रोजन के साथ। अगर हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन में सीधा देखते हैं, बहुत से एग्जाम्पल देख चुके हम लोग, तो ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ और एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन एक। टोटल सल्फर ने यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं अगर काउंट करें, तो 3 3 6 2 8 10 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन टोटल सल्फर ने SnF3 मॉलिक्यूल में रखे हुए हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वही मॉलिक्यूल में सेंट्रल पोजीशन लेता है। तो यहाँ सल्फर और नाइट्रोजन में जो लीस्ट होता है वही, सल्फर लीस्ट है तो सल्फर ने लिया। सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखना है कि जो मॉलिक्यूल जो जिसके एटम कम होंगे वो लिस्ट में बनेगा, वो सेंट्रल में बनेगा। पर अगर दोनों की मॉलिक्यूल सेम है, जैसे एटम सेम है, एक एक दोनों में, तो यहाँ पे हम लोग ने सल्फर को बीच में रख दिया। ऐसे ही SeF3। अब ऐसे भी क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रुप में आ रहा है ना, जैसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ओल्ड स्टाइल से ना ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर एक प्लस है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे, सॉरी हाँ 6 होते, प्लस लगाते ही हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो बचे कितने? 5। 5 3 फ्लोरीन से चले गए, तो टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिने तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 7 8, ये 8 ही है मॉलिक्यूल, तो ये नॉर्मल ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। और लास्ट पॉइंट है, जो ऑक्टेट रूल है वो बेस्ड होता है केमिकल इनर्टनेस ऑफ नॉर्मल गैस। मतलब ऑक्टेट रूल बोलता है कि इनर्ट गैस की तरह सब लोग बनने की कोशिश करते हैं, मतलब सभी एटम इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि इनर्ट गैस कभी मॉलिक्यूल बनाते नहीं है, और यहाँ पे पाया गया कि इनर्ट गैस भी कुछ मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो इससे ये भी पॉइंट फील हो गया ऑक्टेट रूल का कि इनर्ट गैस जैसा भी कोई कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना नहीं चाहता, क्योंकि इनर्ट गैस खुद ही स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो खुद ही मॉलिक्यूल बना रही है। तो लास्ट पॉइंट भी ऑक्टेट का रूल को फेल हो गया। तो पांचवा पॉइंट हमने पढ़ा कि ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ अ नॉर्मल गैस। अब XeF2 का बना के देख लेते जल्दी से। तो Xc फ्लोरीन के साथ 2 बना दिए, टोटल बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 8 होते हैं। तो एक यहाँ, बाकी 3 लोन पेयर। ऐसे ही XeO में तो 2 तो ऑक्सीजन के साथ, बाकी 4 फ्लोरीन के साथ, कुछ ऐसे। तो XeO4 टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर होगा 7 8। XeO4 का भी हमने बना दिया। तो अगर हम लोग ऑक्टेट रूल के वो पढ़े कि कहाँ फेल हो गया पोस्टुलेट्स, पॉइंट्स, लिमिटेशन, तो इट अप्लाइज मेनली टू द सेकंड पार्ट एलिमेंट। पहले सेकंड पार्ट में ये एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हमने देखा कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन फास्फोरस जो थर्ड फोर्थ पीरियड के, वो 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा रख रहे हैं। फिर हमने देखा कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं जो इनका ऑक्टेटिव सेंट्रल एटम का पूरा नहीं होता है, 6 5, जैसे हमने LiCl में देखा, BH3 में, AlCl3 में। फिर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स बहुत से 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इवन बनाने की जगह ऑड इलेक्ट्रॉन रखना है, जैसे कि NO 11 इलेक्ट्रॉन, NO2 कुछ इलेक्ट्रॉन रख रहा था ऑड में, CO2 19 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे हाइपरवैलेंट इलेक्ट्रॉन, हाइपरवैलेंट ऑक्टेट, इसका मतलब क्या कि सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख रहा है। जैसे अगर इसकी बात करें तो हम लोग लास्ट पॉइंट जो था हमारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन से कम, यानी हाइपोवैलेंट था, इसको हाइपोवैलेंट भी बोलेंगे हम लोग। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख रहे हैं तो इसको हाइपरवैलेंट बोल देंगे, हाइपरवैलेंट ऑक्टेट। लास्ट पॉइंट हमारा क्या था कि ऑक्टेट रूल जो बेस था वो पूरा नॉर्मल गैस किसी के साथ मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं, इस पे पॉइंट पे बेस था, पर नॉर्मल गैस के भी कुछ मॉलिक्यूल्स पा लिए गए, जैसे जेनॉन के पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम इन फ्री स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड टू द एटम इन लूज स्ट्रक्चर। मतलब जैसे कि ऑक्सीजन के फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। पर लूज स्ट्रक्चर के हिसाब से इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें जो डिफरेंस है उसको बोल देंगे हम लोग फॉर्मल चार्ज। डिफरेंशियल तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला अगर नोटिस करें तो फॉर्मूला क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। अब ये कैसे निकालेंगे, वन बाय वन हम लोग इसके एग्जांपल करेंगे, तब समझ में आएगा अच्छे से। सबसे पहले हमारा ओजोन का स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा दिया गया है, 3 ऑक्सीजन के नाम दे दिए A, B और C। तो हमको फॉर्मल चार्ज निकालना है A पे और C पे। तो अगर हम वापस से बनाए कुछ, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा हमारा। ये जो लास्ट बॉन्ड बना है वो कोऑर्डिनेट से बना हुआ है। तो ऑक्सीजन की अगर हम बी वाले ऑक्सीजन पे देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 और ये 5वां और 6 और ये 7 8। ऐसे ही इस वाले ऑक्सीजन पे देखें तो 1 2 3 4 ये 5 और ये 6। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन सभी के पास हो गए। अब अगर हम लोग ए वाले पे नोटिस करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की फॉर्मूला क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखें तो सिर्फ 2, 6 माइनस 2 करेंगे हम लोग, 6 माइनस 2 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6/2 यानी कि 3, 6/2 यानी कि 3 लिखेंगे। तो 6 माइनस 2 माइनस 3, तो कुल मिला के 6 माइनस 5, जो कि आ रहा है हमारा +1 का चार्ज। तो ए वाले पे कितना चार्ज होगा? +1 का। ऐसे हम लोग सी वाले पे निकालेंगे। तो सी वाले पे अगर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो 6 ही आएंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिने तो 1 2 और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6।
6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2/2 और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6। तो इस फॉर्मूले अगर पुट करेंगे तो -1 आया हमारा ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज C वाले पे, यानी इस पे -1 इस पे +1। और वैसे भी हमने सीखा था जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो जो डोनर होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो रिसीवर होता है एक्सेप्टर होता है उस पे माइनस का चार्ज, यहाँ पे माइनस आता था, यहाँ पे वैसे भी पॉजिटिव आता था, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम अमोनियम का, तो अमोनियम पहले बना लेते जल्दी से। तो कुछ इस तरह से दिखता है हमारा अमोनिया, अब तक साथ आप बनाना सीख गए होंगे, NH4+। तो इसमें नाइट्रोजन पे निकालना है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने होते हैं, 5। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ पे कितने हैं, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो -8/2 यानी 5 - 4 जो आएगा कितना, +1। तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आया, प्लस। तो हम नेक्स्ट निकालेंगे BH4- पे फॉर्मल चार्ज, तो इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। बोरॉन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, ठीक, अब माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया होगा, इसी वजह से बोरॉन के वैलेंस 3 ही होते हैं, जैसे अगर 3 होते हैं पर माइनस है, इसी वजह से 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए और हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिए। तो हमको दिख रहा है माइनस, पर हमको कैलकुलेट फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं वो भी सीख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास 3 होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 8/2। तो 3 - 4 जाता है आंसर कितना, -1। वैसे ही हमने सीखा हुआ कि जैसे माइनस में करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा करेंगे तभी हाइड्रोजन जुड़ पाए, वरना तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। और हमने फॉर्मूला से भी देख लिया। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ ऐसा बनता है, पहले डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, फिर ऑक्सीजन अपना एक पेयर लोन का पेयर डोनेट कर देता है कार्बन को, तो ऐसा कुछ बनता है। तो अगर हम लोग देखें नॉर्मल तरीके से देखें तो डोनर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे आना चाहिए प्लस और कार्बन पे आना चाहिए माइनस, पर हम फॉर्मूले से भी सीख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2, क्योंकि 6 थे, 2 तो बॉन्डिंग में चले गए और एक इसने डोनेट कर दिया पूरा लोन पेयर, तो बचे नॉन बॉन्डिंग कितने, 2। ऐसे ही कार्बन के पास 4 होते हैं, 1 2 तो शेयरिंग में चले गए और 2 बचे रह जाएंगे। अब टोटल काउंट करते कार्बन पे, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6, 6/2, तो 4 - 2 है 2, 4 - 2 -2 और 2 - 3 -1, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, -1। जितनी भी चीज हम लोगों ने चीजें पढ़ी है उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन कर लेंगे तो और अच्छे से क्लियर चीजें हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। इनमें से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कौन सा है, मतलब ऑक्टेट उनको फॉलो नहीं कर रहा है, पर कौन सा पॉइंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम रखा हुआ अपने वैलेंस शेल में। तो सबसे पहले ICL को देखेंगे हम लोग, ICL तो आई के में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा दोनों ने, तो टोटल अगर एक के ऑक्टेट में देखोगे आप तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके ऑक्टेट में देखोगे 8 है, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो NH3, तो NH3 कुछ ऐसा बनता है, 5 होते हैं और 3 शेयर हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन गिने तो 2 2 4 2 6 2 8, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है, यानी ये भी डेफिशिएंट नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन है BCl3। BCl में बोरॉन इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं और एक एक क्लोरीन के साथ वो शेयर कर लेगा, तो यहाँ पे अगर बोरोन के टोटल इलेक्ट्रॉन गिरे तो 2 2 4 2 6, यहाँ पे बोरोन खाली 6 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम, तो यही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा हमारा आंसर। तो BCl3 इज द राइट आंसर।
Now next question, question number 2, the octet rule is not obeyed in. अब octet rule किसमें obeyed नहीं हो रहा है, तो CO2 में हमने देखा, CO2 के स्ट्रक्चर का देखे तो कुछ ऐसा बनता है, तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, 6 पहले से थे, 2 यहाँ से आ गए, 8, ऐसे कार्बन के पास 4 थे और 5 6 7 8 यहाँ से शेयरिंग हो रहे, तो यहाँ पे CO2 में फॉलो करता हुआ ऑक्टेट रूल। BCl3 अभी हमने देखा कि ऑक्टेट रूल यहाँ पे वायलेट कर जा रहा था, तो BCl3 में फॉलो नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होता है, तो BCl3 हमारा आंसर होगा। अब PCl5 में चेक करें तो फास्फोरस में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पांचों क्लोरीन के साथ शेयर हो रहे हैं, तो कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल बन गया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन अगर गिनेंगे फास्फोरस में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब फास्फोरस ने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, यानी ऑक्टेट रूल इसमें भी वायलेट कर रहा है, और यहाँ पे ये हाइपर वैलेंट में आ जाएगा, तो PCl5 भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो BCl3 PCl5 दोनों, यानी कि आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड। तो ऐसी कोई स्पीशीज, मतलब ऐसे फोर्स जो एटम्स को बांध के रखती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड, यानी कि केमिकल बॉन्ड हमारा आंसर हो जाएगा। द ऑक्टेट रूल इज ऑब्जर्व्ड इन, अभी हम लोग जैसे क्वेश्चन किए थे, तो PCl5 में ये हाइपर वैलेंट में आ जा रहा था, PCl5 हमारा हाइपर वैलेंट है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। PCl3 ये हाइपोवैलेंट, ये भी नहीं होगा। CO2 में हमने देखा था फॉलो कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड कुछ इस तरीके से, इसमें पूरी तरह से कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। SF6 की बात करेंगे, SF6 क्यों नहीं होगा कि अगर सल्फर की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 फ्लोरीन का शेयर हो गए, तो टोटल सल्फर पे इलेक्ट्रॉन देखोगे वैलेंस शेल में तो 12 हो जाएंगे अगर काउंट करें तो। देखिए 2 यहाँ, 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन सल्फर निकले, जो 8 इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा है, तो ये भी हाइपर वैलेंट कैटेगरी में आ जाएगा। तो खाली आंसर हमारा जो आएगा जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है वो होगा CO2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्टेबिलिटी वर अटेन्ड विद 6 इलेक्ट्रॉन rather than with 8 इलेक्ट्रॉन, व्हाट वुड बी द फार्मूला ऑफ स्टेबल फ्लोराइड आयन। तो बताइए, अगर हर एटम ने पढ़ा है कि ऑक्टेट रूल के हिसाब से वो 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है वैलेंस शेल में, तो अगर 8 ना करता 6 करता, तो फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ता और कितने लेता। तो इस हिसाब से हमने देखा वैलेंस शेल में फ्लोरीन के होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर उसको 6 में स्टेबल बन रहा है, यहाँ बोला गया 6 में स्टेबल बन रहा है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, और छोड़ने पे क्या होता है, साइन प्लस का आता है, F प्लस, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या बताया कि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 8 इलेक्ट्रॉन का रूल होता है हमारा, उसके हिसाब से यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया है, तो आपको 6 के करना है तो 7 से एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, जब भी हटाते हैं तो +1, तो F प्लस हो जाएगा आंसर, बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्लीट कॉन्फिगरेशन इज नॉट फाउंड इन। तो हाइड्राइड आयन क्या होता है, हाइड्राइड मतलब H-1, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से होता है, -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 2 डुप्लीट पूरा हो रहा है, तो ये तो होगा, पर इसमें नॉट फाउंड बताना है, तो पहला आंसर तो है। लिथियम कैटायन, लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैटायन मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो इसमें भी 2 होंगे, यानी ये भी है आंसर। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो ऐसे ही शेयर करके बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखें तो 2 डुप्लीट पूरा हो रहा है, तो ये भी हो रहा है, तो जिसमें नहीं हो रहा वो क्या होगा, हमारा बेरिलियम, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बेरिलियम 3+, क्योंकि बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 छोड़ दिए, तो बेरिलियम में खाली एक ही इलेक्ट्रॉन बचा जो डुप्लेट को पूरा नहीं कर रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डुप्लेट कॉन्फिगरेशन इज नॉट फाउंड इन बेरिलियम 3+ आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इन अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि शेयरिंग होती है, वो भी म्यूचुअल शेयरिंग होती है, मतलब बराबर की शेयरिंग दोनों एटम करते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, इसमें देखें तो ये किसमें होता है, आयनिक आयनिक बॉन्ड में हो रहा था, आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में होता है। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में होता है, जो हमारा आंसर भी है। इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय वन एटम ओनली, ये किसमें होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, पर हमको एग्जैक्ट कोवेलेंट बताना था, इसी वजह से हमने ऑप्शन बी को चूज किया। तो आई होप so today we learn how atoms share to complete their octet, how to draw covalent bonds, and how to check them with formal charge. If you got this, the next lecture will be easy. Like, share, and subscribe. I will see you in the next class. Thank you so much for giving your precious time. Thank you.